सोमवार दिन भर में स्वागत है आपका। मैं हूं फैसल मोहम्मद अली। चीन की प्रशांत द्वीप के 10 देशों के साथ सुरक्षा और व्यापार बैठक बेनतीजा, हालांकि चीन ने बताया सफल। 习近平主席专门向会议发表了书面致辞，充分体现了中方对发展。 इस समझौते को लेकर अमेरिका, भारत और कई दूसरे देशों में चिंता। चलेंगे पंजाब, जहां एक गायक की कल हत्या कर दी गई थी। सुनवाएंगे एक साक्षात्कार यूपीएससी टॉपर से। भारत और नेपाल के बीच एक नदी जिसकी वजह से शुरू हुआ सीमा विवाद। 1816 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच सुगौली संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिसने नारायणी नदी को भारत और नेपाल के बीच की सीमा के रूप में मान्यता दी थी। बीबीसी समाचार। यूक्रेन के पूर्वी लुहांस्क क्षेत्र के गवर्नर का कहना है कि रूसी सेना सेवेरोडोनेत्स्क शहर के अंदर बढ़ रही है। सेवेरोडोनेत्स्क में कई दिनों से संघर्ष चल रहा है। गवर्नर सेर्ही हेडे ने बताया कि शहर में गैस और पानी की आपूर्ति बंद कर दी गई है और पड़ोसी शहर लिसिचांस्क से लोगों को निकालने का अभियान चल रहा है। आसपास के बाकी शहर अभी भी सरकार के कब्जे में हैं। यूक्रेन के अनुसार खरसोन में यूक्रेनी सेना ने जवाबी हमला करते हुए रूसी फौज को पीछे धकेल दिया है। ब्रसल्स में होने वाली एक बैठक के पहले यूरोपीय संघ के राजदूतों की रूसी तेल के आयात को लेकर किसी समझौते पर पहुंचने की कोशिशें एक बार फिर से नाकाम रही। हंगरी, जो रूस से बड़ी मात्रा में तेल का आयात करता है, इस बैन के खिलाफ है। जर्मनी ने कहा कि उसे उम्मीद है कि यूरोपीय संघ के देश इस मामले पर साथ साथ रहेंगे। तेल पर आर्थिक प्रतिबंध लगाने की बात हालांकि माह पहले से हो रही है, लेकिन इसे लागू करने के लिए सभी सदस्य देशों का राजी होना जरूरी है। बीबीसी समाचार। इस वक्त स्टूडियो की घड़ी में 7:31 बजा चाहता है। आप सुन रहे हैं इस वक्त बीबीसी हिंदी का डिजिटल रेडियो बुलेटिन दिन भर, और मैं फैसल मोहम्मद अली। नमस्कार। चीन द्वारा प्रशांत क्षेत्र के 10 देशों के साथ सुरक्षा और व्यापार समझौता करने की कोशिशें किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी। हालांकि चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने उन्हें चीन की नीयत को लेकर आश्वस्त करने की कोशिश की है। इस बातचीत के लिए चीन के विदेश मंत्री पिछले दिनों से क्षेत्र के देशों का दौरा कर रहे हैं। एक लीक्ड दस्तावेज में सामने आया है कि चीन क्षेत्र में अपने सामरिक और व्यापारिक पहुंच को बढ़ाना चाहता है। इसके चलते अमेरिका और उसके साथी देशों में चिंता बढ़ गई है। पिछले दिनों राष्ट्रपति जो बाइडेन के इलाके के दौरे के बीच में अमेरिका ने भारत, ऑस्ट्रेलिया और अन्य देशों के साथ मिलकर इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम तैयार करने का ऐलान किया था। पूरी रिपोर्ट अंजुम शर्मा से। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने चीन और प्रशांत द्वीप के 10 देशों के विदेश मंत्रियों की एक बैठक को संबोधित किया। शी जिनपिंग ने कहा कि बीजिंग कम्युनिटी विद अ शेयर्ड फ्यूचर यानी साझा भविष्य के साथ समुदाय बनाने के लिए काम करेगा। एक लिखित बयान में उन्होंने चीन को इस क्षेत्र का एक अच्छा और बड़ा भाई बताया। चीन के विदेश मंत्री ने ये बात बैठक में रखी। 习近平主席专门向会议发表了书面致辞，充分体现了中方对发展中岛国关系的高度重视。 राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने इस मीटिंग के लिए एक संदेश दिया है जो विकासशील प्रशांत द्वीप समूह के प्रति चीन की चिंताओं को दिखाता है। चीन और प्रशांत द्वीप के सहयोगियों के बीच रिश्ते मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री और प्रशांत द्वीप देशों के साथियों से मेरी बातचीत हुई है। ये बैठक सफल रही है। ये एक तरह का ऐसा दस्तावेज रहा है जिसमें हमारे संबंधों को बढ़ावा देने में चीन और प्रशांत द्वीप देशों के लक्ष्य दर्ज हैं। जब से क्वाड की बैठक हुई है तब से इस क्षेत्र में हलचल और ज्यादा बढ़ गई है। चीन के विदेश मंत्री सोलोमन द्वीप, किरिबाती, समाओ, फिजी, टोंगा, वनुआतु, पापुआ न्यू गिनी और पूर्वी तिमोर की यात्राएं करेंगे। इस क्षेत्र को लेकर तनातनी इस बात से साफ दिखती है कि अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए ऑस्ट्रेलिया ने चीन से पहले शुक्रवार को अपने नए विदेश मंत्री पेनी वोंग को फिजी भेजा था। इससे एक दिन पहले ये खबर आई थी कि फिजी हाल ही में बने इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क में शामिल हो रहा है। ऐसे में इस देश की भी अपनी चिंताएं हैं। चिंता ये है कि कहीं ये देश
शक्तिशाली देशों के बीच फंस न जाए। लेकिन इन चिंताओं को खारिज करते हुए फिजी की राजधानी सुआ में फिजियन प्रधानमंत्री फ्रैंक बैनिमरामा ने कहा कि हमारे लोगों की चिंता विदेशी देशों के शक्ति संघर्षों की तुलना में अभी कुछ और हैं। We all know plenty of eyes have been on Suva during this visit. I hope we also know that हम सभी जानते हैं कि इस यात्रा में सुवा पर बहुत सी नजरें हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि उस व्यक्ति के लिए भू राजनीतिक रणनीति या यात्रा के मायने बहुत कम है, जिसका समुदाय बढ़ते जल स्तर के भय में जी रहा है, जिसकी नौकरी महामारी में चली गई है या जिसका परिवार कीमतों में वृद्धि से प्रभावित हो रहा है। बीबीसी के एशिया प्रशांत क्षेत्रीय संपादक माइकल ब्रिस्टो का कहना है कि बीते महीने चीन ने सोलोमन द्वीप के साथ एक समझौता किया था। इसमें व्यापार, मछली पकड़ने समेत कुछ महत्वपूर्ण सुरक्षा समझौते शामिल थे। सोलोमन द्वीप प्रशांत द्वीप समूह में आता है। माइकल ब्रिस्टो का कहना है कि वांग यी की इस 10 दिवसीय यात्रा पर अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि दोनों को ये डर है कि इसके जरिए चीन दक्षिण प्रशांत सागर में अपनी सैन्य उपस्थिति बढ़ाने के लिए एक आधार तैयार कर सकता है। चीन और प्रशांत द्वीप देशों के बीच समझौते को लेकर एक ड्राफ्ट रखा गया, जिसे कॉमन डेवलपमेंट विजन का नाम दिया गया है। इसके तहत 5 साल का एक एक्शन प्लान है। इसमें कहा गया कि इससे इस क्षेत्र की सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा। ड्राफ्ट में चीन और प्रशांत द्वीप के बीच एक मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने की बात भी कही गई है। साथ ही जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य के लिए उठाए गए कदम भी शामिल हैं। चीन एक तरह से उन तमाम शक्तियों को इस क्षेत्र में रोकना चाहता है जो उसके लिए खतरा पैदा कर सकते हैं। इसीलिए वो ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान जैसे देशों पर निशाना साध रहा है। चीन जो पहले द्विपक्षीय संबंधों पर ज्यादा जोर देता था, वो अब पूरे क्षेत्र के साथ समझौता करने के लिए राजी है। ये थे अंजुम शर्मा। इस बीच खबर है कि चीन को पीछे छोड़ते हुए अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापार भागीदार बन गया है। वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक वित्तीय वर्ष 2021-22 में अमेरिका और भारत के बीच द्विपक्षीय व्यापार 119 अरब डॉलर का रहा, जबकि भारत और चीन के बीच इस व्यापार की कीमत करीब 115 अरब डॉलर रही। कारोबारी विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिका के साथ ये ट्रेंड अभी ऐसे ही जारी रहेगा, क्योंकि अमेरिका और भारत के बीच आर्थिक रिश्ते लगातार मजबूत हो रहे हैं। आगे सुनवाएंगे आपको यूपीएससी परीक्षा की टॉपर श्रुति शर्मा के साथ एक इंटरव्यू और साथ ही साथ एक खास रिपोर्ट नेपाल से भी। लेकिन पहले चलते हैं पंजाब। पंजाब, जहां रविवार को एक पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या कर दी गई थी। सिद्धू मूसेवाला के परिवार वाले हत्या की जांच सीबीआई और एनआईए से करवाने की मांग कर रहे हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात की सरबजीत धारीवाल से, जो बीबीसी संवाददाता हैं। वो इस वक्त मूसेवाला गांव में ही मौजूद हैं। मैंने उनसे पूछा कि बताएं कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने हालांकि हाईकोर्ट की जजमेंट निगरानी में जो है न्यायिक जांच की बात को मान ली है, जबकि मूसेवाला भी उन लोगों में शामिल थे जिनकी सुरक्षा चंद दिनों पहले कम की गई थी। देखिए, ये परिवार की तरफ से मांग की गई थी कि इसकी जो जांच है वो हाई कोर्ट के सिटिंग जज से करवाई जाए और एनआईए और सीबीआई को जो है इसमें सहयोग लिया जाए। तो उसी बात को मानते हुए जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान, उन्होंने कहा है कि वो एक जुडिशियल कमीशन गठन करने का उन्होंने आदेश दे दिया है और उसकी जो अगुवाई करेंगे वो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के सिटिंग जज करेंगे। और उन्होंने साथ ही कहा कि अगर परिवार जैसे कहा है कि केंद्रीय एजेंसी जो एनआईए या सीबीआई की भी जरूरत पड़ती है तो उसको भी शामिल किया जा सकता है। कल जो पंजाब के डीजीपी थे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उन्होंने कहा था कि ये इस मामले को जो उन्होंने गैंगस्टरों के साथ जोड़ दिया था और उन्होंने बाकायदा कहा था कि लॉरेंस बिश्नोई जो है वो उन्होंने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, उन्होंने ये काम किया है। तो उसी को लेकर परिवार की आपत्ति थी। और दूसरी तरफ क्योंकि सिद्धू मूसेवाला गायक तो थे, ये सब जानते हैं, पर उसके साथ साथ वो एक राजनेता भी थे। अभी उन्होंने हाल ही विधानसभा की चुनाव लड़े हैं। तो कांग्रेस पार्टी थी जो पूरी रात ही यहाँ पर उनके गाँव है जो मानसा जिले में मूसा, वहाँ पे बैठी हुई है और इसीलिए परिवार ने पोस्टमार्टम करवाने से मना कर दिया था। अब क्योंकि पोस्टमार्टम हो रहा है और अब से थोड़ी देर के बाद यहाँ पे कैंडल मार्च निकाला जाएगा मानसा जिले में। दूसरी बात, इसको अगर हमने समझना हो तो पंजाब में अभी जो एक लोकसभा सीट है संगरूर, जहाँ से भगवंत मान एमपी थे और उन्होंने रिजाइन करके अब वो सीट खाली है। बाय इलेक्शन होने हैं। जो आम आदमी पार्टी ये कभी भी इस सीट को छोड़ना नहीं चाहेगी कि इसकी वजह से वो सीट को नुकसान हो।
ये थे सरबजीत धालीवाल, बीबीसी संवाददाता। हमने थोड़ी देर पहले कहा था आपको कि यूपीएससी की जो टॉपर हैं इस साल की, श्रुति शर्मा, उनका एक इंटरव्यू सुनवाएंगे। संघ लोक सेवा आयोग ने आज साल 2021 की सिविल सेवा परीक्षा के नतीजे जारी कर दिए हैं और इसमें तीनों जो सबसे पहला स्थान है उसमें महिला उम्मीदवार आगे रही हैं। श्रुति शर्मा ने इस परीक्षा में टॉप किया है। मूल रूप से बिजनौर की रहने वाली श्रुति शर्मा दिल्ली के सेंट स्टीफेंस कॉलेज और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की पूर्व छात्रा हैं। उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया आवासीय कोचिंग एकेडमी में यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी की थी। कैसी प्रतिक्रिया थी उनकी जब उन्हें पता चला कि उन्होंने टॉप किया है और कैसी रही उनकी तैयारी और सफलता का ये सफ़र? बीबीसी संवाददाता विकास त्रिवेदी ने उनसे बातचीत की। बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। कल से मैं काफ़ी एंग्शियस थी कि रिज़ल्ट अच्छा जाएगा भी नहीं जाएगा, थोड़ा डर भी था, तो लगातार फ़ोन चेक कर रही थी। बट ये काफ़ी ही एक सडन सा एक इवेंट था विच हैज़ चेंज थिंग्स। आपके सब्जेक्ट क्या थे और ये कौन सा अटैम्प्ट था आपका जिसमें आपको सफलता मिली है? सब्जेक्ट मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट हिस्ट्री था और ये मेरा दूसरा अटैम्प्ट था। यूपीएससी में प्री होता है, मेंस होता है, इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू का एक अहम रोल रहता है। इंटरव्यू से जुड़ा कोई दिलचस्प सवाल जो आपको याद आ रहा हो जिसकी वजह से आपको लगता हो कि हाँ फर्स्ट रैंक आई हो? इनफैक्ट बिल्कुल उल्टा था, क्योंकि मैं काफ़ी कॉन्फिडेंट थी इंटरव्यू से पहले। मेरे मॉक्स अच्छे जा रहे थे, मुझे लगा था इंटरव्यू मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, पर मैं बिल्कुल खुश नहीं थी इंटरव्यू के बाद। इंटरव्यू के बाद मैं ऑलमोस्ट रो दी थी अपने पेरेंट्स के सामने और कि अच्छा नहीं गया, या मुझे ज़्यादा उम्मीदें थी। मुझे लगा था थोड़े फैक्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए थे जो मुझे नहीं आते थे, तो मैंने नो 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 कई जगह बोला था। बट ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल, तो आई एम हैप्पी। और अभी जो टॉप की 3 लड़कियां हैं, वो तीनों लड़कियां हैं जो टॉपर हैं, आपको लगता है कि जो अभी आने वाली लड़कियां तैयारी करेंगी उनको कोई टिप्स देना चाहेंगे? आई थिंक लड़कियों के लिए कुछ ऐसे अलग टिप्स नहीं है, बट आई एम हैप्पी दैट मोर एंड मोर विमेन आर एंटरिंग इनटू नॉट जस्ट यूपीएससी बट हर फील्ड में आ रही हैं। एंड दैट इज़ बिकॉज फाइनली पीपल अराउंड देम आर गिविंग देम द स्पेस कि वो आगे बढ़ पाएँ, शिक्षा ले पाएँ, सिर्फ अर्बन एरियाज़ में नहीं, रूरल एरियाज़ में भी। ये सपोर्ट मिलता रहेगा। हम आगे आने वाले समय में और भी लड़कियों को देखेंगे। बीते कुछ साल आपके पढ़ाई में काफ़ी गुजरे होंगे, काफ़ी घंटों में पढ़ाई, कितने घंटे पढ़ाई करती थी आप? घंटे कभी काउंट नहीं किए और ये आई थिंक काउंट इतने ज़्यादा अहमियत भी नहीं रखते हैं, पर ये इंपॉर्टेंट होता है कि उन घंटों में किस तरह की आपकी पढ़ाई हो रही है। तो पढ़ाई तो काफ़ी करनी पड़ती है, ये कुछ छुपाने वाली बात नहीं है, पर साथ साथ में थोड़ा अपने आप को बैलेंस करना, अपना ब्रेक्स लेना, वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट रहा। जो लोग पास नहीं कर पाते हैं, जैसे आप भी, आपका सेकेंड अटैम्प्ट था, फर्स्ट अटैम्प्ट में नहीं हो पाया होगा, उन लोगों के लिए क्या कहेंगे जो निराश होंगे इस वक्त रिजल्ट अच्छा ना आने से? कई लोग बहुत मेहनत करते हैं तब भी आपको पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिल पाता है, तो मैं यही कहना चाहूँगी कि निराश नहीं होना चाहिए। जो कुछ भी आपको लाइफ देती है, इट्स समटाइम्स फॉर अ रीजन ओनली। तो अगर आपके पास अटेम्प्ट बचे हैं एंड आई थिंक इफ पीपल आर मोटिवेटेड इनफ देन दे शुड गो फॉर अनदर अटेम्प्ट। बट आई ऑल्सो थिंक कि देयर आर मेनी अदर वेज एंड मेनी अदर एरियाज जहाँ पर लोग काम कर सकते हैं, करते हैं और काफ़ी सक्सेस गेन करते हैं। तो आई थिंक वट एवर इंटरेस्ट्स पीपल, आई थिंक उसमें वो करना चाहिए। एंड फेलियर के बाद लोगों को ये सोचना चाहिए कि इफ इट रियली मोटिवेट्स देम देन दे शुड कंटिन्यू टू वर्क फॉर इट इन द नेक्स्ट अटेम्प्ट। संघ लोक सेवा आयोग या यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की जो टॉपर हैं इस साल की, श्रुति शर्मा, उनका इंटरव्यू आप सुन रहे थे। उनसे बातचीत की थी बीबीसी संवाददाता विकास त्रिवेदी ने। आगे सुनवाएंगे नेपाल से आपको एक ख़ास रिपोर्ट, लेकिन पहले रुख असम का। असम के नौगांव ज़िले के बटद्रवा पुलिस थाने को जलाने के लिए कथित तौर पर भीड़ को उकसाने वाले एक मुख्य अभियुक्त की सोमवार तड़के मौत हो गई। पुलिस का दावा है कि आरोपी ने, यानी कि अभियुक्त ने, कथित तौर पर हिरासत से भागने की कोशिश की। उस दौरान जो है वो सड़क पर एक दुर्घटना हुई जिसमें उसकी मौत हो गई। हालांकि इस घटना को लेकर पुलिस की भूमिका पर कई सवाल उठ रहे हैं। गुवाहाटी से दिलीप शर्मा। बटद्रवा पुलिस थाने को जलाने की घटना में मुख्य आरोपी आसिकुल इस्लाम की मौत को लेकर नौगांव जिले की पुलिस अधीक्षक लीना डोले कहती है, आसिकुल इस्लामक आमी काली करायत्व करिसिलो ताक इंटरोगेशन करार पिছত आसिकुल इस्लाम को हमने कल पकड़ा था। उसने पूछताछ के दौरान स्वीकारा कि उसके घर में हथियार है। हमने वीडियो में देखा था कि वो लाल रंग की टी-शर्ट पहनकर लोगों को उकसा रहा था, इसलिए हमारी टीम हथियार और उस टी-शर्ट को बरामद करने उनके घर गई थी। लेकिन वापसी के दौरान उसने गाड़ी से भागने की कोशिश की, जिसके बाद वह पीछे आ रहे पुलिस वाहन से टकरा गया। पुलिस उन्हें तुरंत अस्पताल ले आई थी, लेकिन अस्पताल में उसे मृत घोषित कर दिया गया। ये थे नौगांव पुलिस अधीक्षक
लीना डोले के शब्द। ये सड़क दुर्घटना पिछले साल दिसंबर में जोरहाट में एक छात्र नेता की लिंचिंग के मुख्य आरोपी नीरज दास की मौत की घटना से मिलती जुलती है। जोरहाट वाले मामले में भी आरोपी नीरज कथित तौर पर हिरासत से बचने की कोशिश में जब भागने लगा तो पुलिस के एक वाहन ने उसे कुचल दिया था। दरअसल असम में मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में बीजेपी की दूसरी बार सरकार बनने के बाद से अब तक पुलिस कार्रवाई में कम से कम 47 लोग मारे गए हैं और 116 लोग घायल हुए हैं। असम सरकार ने खुद कुछ महीने पहले गुवाहाटी हाईकोर्ट में दायर एक हल्फनामे में बताया था कि पिछले साल 10 मई से लेकर इस साल 28 जनवरी तक पुलिस कार्रवाई में कुल 28 लोगों की मौत हुई है और 73 लोग घायल हुए हैं, जबकि करीब सभी मामलों में कथित तौर पर पुलिस हिरासत से भागने की कोशिश करने या फिर पुलिस पर हमला करने को कारण बताया गया है। असम विधानसभा में विपक्ष के नेता देवव्रत सैकिया पुलिस की ऐसी कार्रवाई पर सवाल उठाते हैं। बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा लीगल एनकाउंटर डेथ हो रहा है और पुलिस का जिम्मा में आदमी मर रहा है, तो ये तो ह्यूमन राइट्स कमीशन को भी कॉग्निजेंस लेना चाहिए तो। और आज 10 दिन के अंदर 2 ऐसा हुआ। अभी उसका पुलिस का कस्टडी में डेथ हो जाने से ये तो इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर नहीं होगा। पिछले 21 मई को नौगांव जिले के सालना बोड़ी गांव के रहने वाले 39 साल के एक मछली विक्रेता शफीकुल इस्लाम की कथित तौर पर पुलिस हिरासत में हुई मौत के बाद भीड़ ने बटदरवा थाने में आग लगा दी थी। उस दौरान पुलिस थाने पर हमले के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे, जहां हिंसक भीड़ पुलिस वाहनों में आग लगाते दिख रही थी। उन वीडियो में आसिकुल को लाल रंग की टी शर्ट पहने देखा जा सकता है। पुलिस ने वीडियो फुटेज के आधार पर कार्रवाई करते हुए आसिकुल समेत कुल 11 लोगों के खिलाफ मामले दर्ज किए हैं, जिनमें कई महिलाएं भी शामिल हैं। पुलिस की कार्रवाई और विपक्ष के नेता की प्रतिक्रिया का जवाब देते हुए असम बीजेपी के वरिष्ठ नेता विजय गुप्ता कहते हैं, जो भी अपराध करते हैं लोग तो निश्चित रूप से अपराधियों का इंट्रोगेशन करना, उचित पूछताछ करना, उचित सजा दिलाना, ये काम दायित्व सरकार का और हमारे पुलिस डिपार्टमेंट का। इससे पहले जिला प्रशासन ने थाना जलाने की घटना के एक दिन बाद रविवार सुबह कई आरोपियों के घर बुलडोजर से ध्वस्त कर दिए थे, जिसमें मृत शफीकुल का घर भी शामिल था। फिलहाल बटदरवा थाने को जलाने की इस पूरी घटना की कई स्तर पर जांच चल रही है। दिलीप कुमार शर्मा, BBC, गुवाहाटी। और इस बीच खबर आ रही है कि दिल्ली की जो केजरीवाल सरकार है उसमें जो स्वास्थ्य मंत्री थे सत्येंद्र जैन, उनको ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। सुनने वालों से पिछले कई दिनों से जुड़ नहीं सका, इसका अफसोस है। और इस बीच कई तब्दीलियां, कई नई और पुरानी बातें। BBC अब एक नए क्लेवर में आएगा, एक नए फ्लेवर में, और आपको मेरे साथी अंजुम शर्मा, वात्सल्य राय या मानसी दास आप तक इन खबरों को पहुंचाती रहेंगी और उन्हें आप सुनवाते रहेंगे और आप सुनते रहें, जुड़ते रहें। शायद आने वाले 2 दिनों हमारी और मुलाकात होगी, उसके बाद लंबे वक्त तक शायद हम ना मिल पाएँ। आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझे फेसबुक पर, कई जगहों पर फेसबुक के इनविटेशन भेजे हैं, लेकिन चूंकि उसमें और लोगों को मैं जोड़ नहीं सकता। अगर आप चाहें तो मुझे वहाँ फॉलो कर सकते हैं। और एक अजीब सा इत्तेफाक रहा कि पिछले 2 सालों में, जबकि कोरोना का एक दौर बहुत तेज़ी से फैल रहा था और हर तरफ एक अफरा तफरी मची थी, इस बीच मुझे ये मौका मिला कि मैं दिन भर आप लोगों के पास लाता रहूं। और मेरी कोशिश यही रही कि मैं ख़बरों को ख़बरों की तरह पेश करूं और आपको जो भी हमारे एक ऐसे साथी हैं जो कि छोटे शहरों में रहते हैं, मध्यम वर्गीय परिवार से उनका ताल्लुक़ है, उनको ख़बरों के अलग अलग जो हैं उसके विश्लेषण और नई और ताज़ी बातें सुनाता रहूं। आप में से बहुत सारे लोगों को हमारी बातें, हमारी ख़बरें, विश्लेषण पसंद आए, कुछ को ना पसंद आए। जहाँ कमी रह गई हो उसके लिए क्षमा, और फिर ज़रूर मुलाकात होगी। और जैसा मैंने पहले कहा कि भारत और नेपाल के रिश्तों पर एक ख़ास खबर सुनवाएंगे, तो सदियों पुराने भारत और नेपाल के रिश्तों में पिछले चंद सालों में कई बार तनाव की बातें सामने आती रही हैं। 2 साल पहले, साल 2020 में, दोनों देशों के रिश्तों में तब खटास और बढ़ गई जब काठमांडू ने एक नए राजनीतिक नक्शे को जारी किया, जिसने उसने काला पानी
लिम्पी, धुरा और लिपुलेक के इलाकों को अपना क्षेत्र बताया। भारत इन जगहों पर अपना बताता रहा है, लेकिन हाल के दिनों में हुए इस विवाद के अलावा सीमा को लेकर दोनों मुल्कों के बीच एक लंबा विवाद रहा है और उसकी वजह रही है एक नदी। बीबीसी संवाददाता राघवेंद्र राव पिछले दिनों ही सुस्ता से वापस लौटे हैं। 2020 में शुरू हुए ताज़ा विवाद के अलावा भी भारत और नेपाल के बीच एक ऐसा सीमा विवाद है जो कभी सुर्खियों तक पहुंचा ही नहीं। ये एक नदी की बदलती धारा को लेकर पैदा हुआ है। इस नदी को नेपाल में नारायणी और भारत में गंडक के नाम से जाना जाता है। पिछले कई दशकों से नेपाल और भारत के बीच इस नदी को ही एक सीमा के तौर पर माना जाता रहा है, लेकिन कुछ साल पहले इस नदी ने अपना रास्ता बदल लिया और ये नेपाल के कुछ इलाकों के और अंदर से गुजरने लगी। उसका नतीजा ये हुआ कि कुछ नेपाल के इलाके इस नदी के दूसरे किनारे के पार रह गए और यहीं से शुरुआत हुई भारत और नेपाल के सीमा विवाद की। ऐसा ही एक इलाका है सुस्ता, जहां आज इस नदी को पार करके हम पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। 1816 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच सुगौली संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिसने नारायणी नदी को भारत और नेपाल के बीच की सीमा के रूप में मान्यता दी थी। इस संधि के अनुसार नदी का पूर्वी भाग भारत का था और पश्चिमी भाग नेपाल का। जिस समय संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे उस समय सुस्ता का इलाका इस नदी के पश्चिम में स्थित था, लेकिन जैसे जैसे नदी ने अपना मार्ग बदला, सुस्ता नदी के पूर्व की ओर चला गया। इसी विशाल नदी को पार करके हम सुस्ता गांव पहुंचे। इस छोटे से गांव में करीब 500 नेपाली नागरिक रहते हैं। सुस्ता में रहने वाले निवासी सुकई हरजन कहते हैं, जो करना है तो सरकार के करना है, हम लोग से तो होगा नहीं। हम लोग तो किसान मजदूर है, हम लोग क्या करेंगे। नेपाल के स्थानीय लोगों का कहना है कि कुछ साल पहले तक वो इन जमीनों पर फसलें उगा रहे थे, लेकिन जब से दोनों देशों के बीच ये विवाद पैदा हुआ है तब से वो इन जमीनों पर अब खेती भी नहीं कर पा रहे हैं। सुस्ता बचाओ अभियान के गोपाल गुरुंग ने हमसे बात की। 40,980 हेक्टर अब मिलाइए 7,500 हेक्टर भूभाग सुस्ता वासियों के जोत में है। 19,600 हेक्टर भूभाग विवाद में रखा हुआ है और बाकी भूभाग बिहार की जनता ने अतिक्रमण किया है। ये हम लोग का है, लेकिन नेपाल के भूभाग नेपाली जनता के फिरता कर दी जाए। हम लोग का सुस्तावासी मांग ये है। सुस्ता के लोगों का आरोप है कि भारत ने उनकी जमीन पर अतिक्रमण किया है। वहीं दोनों देशों के बीच सीमा विवादों को लेकर भारत ने हाल ही में अपना रुख साफ किया। Insofar as the border discussions, boundary discussions, जहां तक दोनों देशों के बीच सीमा पर चर्चा का संबंध है तो दोनों देशों के बीच स्थापित द्विपक्षीय तंत्र मौजूद हैं। हमने हमेशा ये सुनिश्चित किया है कि वे तंत्र उन मुद्दों पर चर्चा करने और उन मुद्दों पर राजनीतिकरण किए बिना जिम्मेदार तरीके से चर्चा करने का सबसे अच्छा तरीका है। without really politicization of those issues. इस मसले पर हमने नेपाल के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता से बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने बात करने से इनकार कर दिया। भारत और नेपाल के बीच सीमा विवादों से जुड़े मसलों से निपटने के लिए साल 2014 में एक बाउंड्री वर्किंग ग्रुप बनाया गया था। सीमा मामलों के विशेषज्ञ बुद्धि नारायण श्रेष्ठ कहते हैं कि दोनों देशों के बीच सीमा विवाद को लेकर 2 सालों से कोई बातचीत नहीं हुई है। In the case of the Susta, it has not been discussed. सुस्ता के मामले में नेपाल भारत तकनीकी या राजनयिक कर्मियों द्वारा चर्चा नहीं की गई है। ये दुख की बात है। पिछले 2 साल से भारत और नेपाल के बीच सीमा मुद्दों को लेकर कोई बातचीत नहीं हुई है। There was no dialogue. तो क्या इस सीमा विवाद का निकट भविष्य में कोई हल निकल पाएगा? The dispute should be settled amicably. इस विवाद को दोनों देशों के तकनीकी लोगों द्वारा सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाया जाना चाहिए और अंततः इसे सरकारी अधिकारियों द्वारा निपटाया जाना चाहिए, संभवतः सरकार के प्रमुख या प्रधानमंत्री के स्तर पर। Head of the government or prime minister level. भारत और नेपाल सदियों पुराने ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों से जुड़े हैं। दोनों देशों के बीच की वो अनूठी व्यवस्था मशहूर है जो अपने नागरिकों को बिना वीजा के दूसरे देश की यात्रा करने की अनुमति देती है। जहां करीब 80 लाख नेपाली नागरिक भारत में रहते हैं और काम करते हैं, वहीं करीब 6 लाख भारतीय नेपाल में रहते हैं। शायद यही वजहें हैं जो सुस्ता जैसे गांव के लोगों को उम्मीद देती हैं कि एक ना एक दिन ये दोनों देश इस सीमा विवाद को सुलझाने में कामयाबी हासिल कर लेंगे।
नेपाल भारत सीमा से वीडियो जर्नलिस्ट मनीष जालुई के साथ राघवेंद्र राव, BBC। और अब सुनते हैं खेल खिलाड़ी। खेल और खिलाड़ी कार्यक्रम के साथ मैं हूं आदेश कुमार गुप्त। रोला गैरो की लाल बजरी पर खेले जा रहे ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट फ्रेंच ओपन के मुकाबले अब बेहद रोमांचक मोड़ पर पहुंच गए हैं। अगर पुरुष एकल वर्ग की बात करें तो दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी सर्बिया के नोवाक जोकोविच और 5वीं वरीयता हासिल स्पेन के राफेल नडाल क्वार्टर फाइनल में आमने सामने होंगे। उनके अलावा तीसरी वरीयता हासिल जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़्वेरेव और 6ठी वरीयता हासिल स्पेन के कार्लोस अल्कराज भी क्वार्टर फाइनल में भिड़ेंगे। इससे पहले जोकोविच ने 15वीं वरीयता हासिल अर्जेंटीना के डियागो सेबेस्टियन श्वार्ट्जमैन को 6-1, 6-3, 6-3 से और राफेल नडाल ने 9वीं वरीयता हासिल कनाडा के फेलिक्स ऑगर एलिसिमे को 5 सेट तक चले संघर्षपूर्ण मुकाबले में 3-6, 6-3, 6-2, 3-6, 6-3 से हराया। फ्रेंच ओपन में मिश्रित युगल में भारत की सानिया मिर्जा और उनके जोड़ीदार क्रोएशिया के इवान डोडिग, ब्राजीली जोड़ी हमदाद माया और ब्रूनो सोरेस से 6-4, 6-3 से और भारत के ही रोहन बोपन्ना और उनकी जोड़ीदार स्लोवेनिया की आंद्रेजिया कीपेक, चेक गणराज्य की लूसी हर्डेका और इक्वाडोर के गोंजालो एस्कोबार से 7-6, 6-4 से हारकर बाहर हो गए। इनकी चुनौती दूसरे दौर में ही समाप्त हो गई। और अब समीक्षा, कैसे नई नवेली टीम गुजरात ने जीता आईपीएल का खिताब। Tata IPL trophy to Hardik Pandya, the captain of the Gujarat Titans, your 2022 Tata Indian Premier League champions। ये लम्हे बिना कुछ कहे अपने आप बहुत कुछ बयान कर रहे हैं, खासकर गुजरात जिसके सितारे हार्दिक पांड्या की कप्तानी में हीरे जैसे चमक रहे हैं। कल गुजरात ने आईपीएल के इस सीजन के खिताबी मुकाबले में राजस्थान को बेहद आसानी से 7 विकेट से हराया। कल टॉस राजस्थान के कप्तान संजू सैमसन ने जीता, लेकिन उसका जश्न मनाया गुजरात के गेंदबाजों ने, जिन्होंने राजस्थान को निर्धारित 20 ओवर में 9 विकेट पर 130 रन पर रोका। फाइनल से पहले अपने बल्ले से हल्ला बोलते आ रहे राजस्थान के सलामी बल्लेबाज जॉस बटलर 35 गेंदों पर 39 रन बना सके, तो बाकी बल्लेबाज भी कुछ खास नहीं कर सके। यशस्वी जायसवाल ने 22 रन बनाए तो कप्तान संजू सैमसन ने 14 और रियान पराग ने 15 रन बनाए। देवदत्त पड्डीकल 2 रन पर सिमटे। गुजरात के कप्तान हार्दिक पांड्या ने 17 रन देकर 3 और साई किशोर ने 20 रन देकर 2 विकेट झटके। जीत के लिए 131 रनों के लक्ष्य को सामने रखकर बल्लेबाजी करने मैदान में उतरी गुजरात को मालूम था कि अगर उनके बल्लेबाज विकेट पर खड़े भी रहे तो रन बन जाएंगे, और शुभमन गिल ने ऐसा ही किया। उन्होंने एक खूंटा पकड़कर रखा और 43 गेंदों पर नाबाद 43 रन बनाए। कप्तान हार्दिक पांड्या ने भी 30 गेंदों पर 34 रनों की जोरदार पारी खेली। बाकी का बचा हुआ काम डेविड मिलर ने 19 गेंदों पर नाबाद 32 रन बनाकर किया। पूरे टूर्नामेंट में दमदार गेंदबाजी करते आ रहे राजस्थान के स्पिनर युजवेंद्र चहल को 20 रन देकर एक ही विकेट मिला, तो आर अश्विन बेहद महंगे साबित हुए। उन्होंने 3 ओवर में 32 रन खर्च किए और उन्हें कोई विकेट भी नहीं मिला। खिताबी जीत के बाद गुजरात के कप्तान हार्दिक पांड्या का रोमांच में डूबना स्वाभाविक था। Obviously, I'll count myself lucky one. You know, I've been in 5 finals and I've kind of won 5 times, so it's been exciting. हार्दिक पांड्या कह रहे थे कि वो 5 बार आईपीएल का फाइनल खेले हैं और 5 जीते हैं। दरअसल इससे पहले हार्दिक पांड्या आईपीएल में मुंबई के लिए खेलते थे, जो वैसे तो 5 बार की चैंपियन रही है, लेकिन 4 खिताबी जीत में हार्दिक पांड्या भी टीम के अहम सदस्य थे, जबकि गुजरात को तो हार्दिक पांड्या ने अपनी कप्तानी में पहली बार में ही जिता दिया। गुजरात की गेंदबाजी की अहम कड़ी रहे राशिद खान ने कहा कि एक टीम के तौर पर शानदार प्रदर्शन रहा और ये उनके करियर की सबसे बड़ी कामयाबी है। वैसे इस आईपीएल में राजस्थान के जॉस बटलर ने 4 शतक और 4 अर्धशतक की मदद से सर्वाधिक 863 रन बनाए, जबकि राजस्थान के ही युजवेंद्र चहल ने सबसे अधिक 27 विकेट झटके, लेकिन फिर भी उनकी टीम खिताब नहीं जीत सकी।
उधर भारतीय हॉकी टीम ने एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट में सुपर 4 के दूसरे मुकाबले में कल मलेशिया को 3-3 से बराबरी पर रोका। अब उसका सामना कल दक्षिण कोरिया से होगा। खेल और खिलाड़ी कार्यक्रम में आज बस इतना ही। सुनते रहिए दिन भर, और अगर पसंद आए तो इसे शेयर करना ना भूलिए। आप सब अपना ध्यान रखें। नमस्कार।